नमस्कार मित्रों, आप सभी का चाणक्य अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। मेवाड़ के इतिहास में एक सुप्रसिद्ध कहानी है पद्मिनी की। तो मैं आज पद्मिनी की कहानी सुनाना चाहूँगा जो राजस्थान के इतिहास में विशेष महत्व रखती हैं। इसके साथ साथ भारत के इतिहास में भी ये कुछ विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको सुनाना चाहूँगा रानी पद्मिनी की कहानी। देखिए दोस्तों, रानी पद्मिनी कहाँ की थी, पहले तो आपको मैं विस्तार से कुछ समझा देता हूँ। सिंहल द्वीप की, कहाँ की थी? सिंहल द्वीप की थी। सिंहल द्वीप, देखिए दोस्तों, सिंहल द्वीप वर्तमान में श्रीलंका को कहा जाता है। इसका विशेष ध्यान देना, यानी वर्तमान में श्रीलंका है और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? सिंहल द्वीप। तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी कौन? पद्मिनी। पद्मिनी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पद्मिनी के पिताजी का नाम और माताजी का नाम भी आपको विशेष रूप से जानना जरूरी है। यानी पद्मिनी के पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। गंधर्व सेन, ठीक है। और माता का नाम, माता रानी चंपावती। क्या नाम था? रानी चंपावती, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पद्मिनी के पास में एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। क्या नाम था? हीरामन तोता। हीरामन तोता, इस तोते का नाम भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, हीरामन तोता मनुष्य की आवाज़, यानी ये मनुष्य की आवाज़ की नकल कर लेता था। जैसे मनुष्य बोलता है ऐसे ही ये हीरामन तोता बोलता था। तो हीरामन तोता किसके पास था? पद्मिनी के पास था, ठीक है। तो पद्मिनी कहते हैं अधिकतर इस तोते से बातें किया करती थी। यानी तोते को अपने जो गुण थे वे पूरे गुण इस तोते को बता दिए, अपनी विशेषताएं पूरी इस तोते को बता दी। ये तोता एक बार उड़ता हुआ कहाँ चला गया? मेवाड़। तो यहाँ आप लिख लीजिए मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ में उस समय राजा था रावल रतन सिंह। क्या नाम था? रावल रतन सिंह। रतन सिंह, ठीक है। रावल रतन सिंह के महल पर ये हीरामन तोता जाके बैठा और हीरामन तोते ने इस पद्मिनी की विशेषताएं किसको बता दी? रावल रतन सिंह को। जब रावल रतन सिंह ने पद्मिनी की विशेषता को सुनकर पद्मिनी के लिए आतुर हो उठा, यानी पद्मिनी के ऊपर मोहित सा होने लगा कि ऐसी सुंदर हैं तो मैं भी लेके आ जाऊं। अब देखिए, रावल रतन सिंह कहाँ चले गए? सिंहल द्वीप। अब देखिए दोस्तों, आप आराम से इस कहानी को समझिए। रावल रतन सिंह सिंहल द्वीप गए और सिंहल द्वीप में राज किसका था? गंधर्व सेन का। तो गंधर्व सेन की बेटी थी पद्मिनी, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने के उद्देश्य से रावल रतन सिंह कहाँ गया था? सिंहल द्वीप, ठीक है। और सिंहल द्वीप जाने के बाद में रावल रतन सिंह अब पद्मिनी से तो मिलना चाहता था, परंतु अब ये भी आप अनुमान लगाइए कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये भी एक राज परिवार से संबंध रखती हैं। इसलिए इस लड़की से मतलब सीधा तो मिल नहीं सकते हैं। इस कारण क्या किया? रावल रतन सिंह ने साधु का वेश धारण किया। किसका किया? साधु का वेश धारण किया। और साधु के वेश में रावल रतन सिंह कहाँ गया? सिंहल द्वीप के अंदर जो राजा गंधर्व सेन का महल बना हुआ था उस महल के अंदर गया, ठीक है। कहाँ गया? महल के अंदर। तो आप विशेष रूप से यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि पहले रावल रतन सिंह ने इस हीरामन तोते को भी बता दिया कि
रतन सिंह नाम का मेवाड़ का राजा है, वो आपसे मिलने के लिए महल के अंदर आएगा और वो साधु के वेश में अर्थात जोगी के वेश में आएगा, तो उसको आप पहचान लेना। तो ध्यान दीजिए, ये साधु के वेश में इनसे यानी पद्मिनी से मिलने के लिए चला गया घर के अंदर। तो पद्मिनी ने भी उनको पहचान लिया और एक दूसरे को कहते हैं कि देखने के बाद यानी एक दूसरे पर ये दोनों ही मोहित हो गए, ठीक है। और मोहित होने के बाद में किसी तरह मौका पाकर पद्मिनी भी रतन सिंह के साथ में मेवाड़ जाने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। रानी पद्मिनी मेवाड़ चली गई और मेवाड़ जाने के बाद में अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या घटनाक्रम होता है, इस घटनाक्रम को आप विशेष रूप से समझिए। देखिए दोस्तों, रावल रतन सिंह का आपको अगर राज्य काल लिखना है तो आप लिख लीजिए 1302 से 1303 तक, ठीक है। 1302 से 1303 तक रावल रतन सिंह का राज्य रहा था मेवाड़ पर। अब देखिए दोस्तों, जब रतन सिंह पद्मिनी को लेकर मेवाड़ पहुंच गया, यहां पर एक ब्राह्मण था, तांत्रिक ब्राह्मण आप लिख सकते हैं, तांत्रिक ब्राह्मण, तांत्रिक ब्राह्मण, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं, ये एक संगीतकार भी था जिसका नाम था राघव चेतन, राघव चेतन। देखिए मित्रों, राघव चेतन एक तांत्रिक ब्राह्मण था और इसके साथ साथ में इनके पास में संगीत की कला भी थी, यानी ये अपने मधुर संगीत से पद्मिनी को मोहित किया और अपने तांत्रिक तरीके से उनको अपने वंश में करने की कोशिश की। तभी किसी को इस बात का पता भी चल गया, तो किसी ने इस बात का किसको कह दिया, रावल रतन सिंह को बता दिया कि ये राघव चेतन पद्मिनी पर कुदृष्टि डाले हुए हैं। और ये ध्यान रखना, पद्मिनी भी इस पर मोहित हैं क्योंकि ये भी दिखने में बहुत ही सुंदर था, इसलिए आप विशेष ध्यान देना। तब कहा भी जाता है कि राजा तो कानों के कच्चे होते हैं। एक बार इस बात को सुनने के बाद राजा ने एकदम से विश्वास कर लिया और रतन सिंह ने इस राघव चेतन को दरबार के अंदर बुलाया और इसको इतना अपमानित किया कि उनका काला मुंह करके गधे के ऊपर चढ़ा के यहाँ से रवाना किया कि आप यहाँ से रवाना हो जाइए। तब आप यहाँ देखिए, अगर किसी को घर से या अपने घर कोई आया आदमी जिसकी बेइज्जती करके अगर निकालते हैं तो वो क्या है, वहाँ से प्रण लेके निकलता है, यानी वो क्रोधित होकर निकलता है कि मैं आपको बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। तो इस तरह राघव चेतन यहाँ से अपमानित होकर कहाँ चला गया, दिल्ली। कहाँ चला गया, दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली पर उस समय किसका शासन था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो यहाँ लिख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल लिखना चाहे तो आप शासनकाल भी लिख सकते हैं, 1296 से 1316 ईस्वी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली पर शासन था। तो ये राघव चेतन कहाँ गया, सीधा ही दिल्ली गया और दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला गया। अब ध्यान दीजिए, एक बार दरबार लगा हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और ये अपने दरबारियों को ये बात कह रहा था कि संसार में ऐसी कोई वस्तु, अच्छी वस्तु जो मेरे पास नहीं है, ऐसी कोई हो ही नहीं सकता। संसार में जो अच्छी वस्तु हैं वो मेरे पास हैं। तब ध्यान दीजिए, राघव चेतन भरे दरबार में उठ के खड़ा हुआ, सुल्तान जी यानी अलाउद्दीन खिलजी जी, आप गलत कह रहे हैं, आपके पास संसार की सुंदर चीज़ें नहीं हैं। तो एकदम से तो ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया था और कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है।
तभी राघव चेतन ने कहा कि आपके कोई रानी तो इतनी खूबसूरत है ही नहीं, यानी रानी तो खूबसूरत कहाँ बैठी हैं, मेवाड़ के रावल रतन सिंह के पास बैठी हैं, बहुत ही खूबसूरत। आप एक बार उनकी खूबसूरती तो देखिए, बाद में पता चलेगा कि विश्व की सभी वस्तुएं मेरे पास है या नहीं। तो इस बात को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी भी लालायित हो गया था पद्मिनी को लाने के लिए, यानी पद्मिनी को लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। कहां पर? मेवाड़ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी, यह भी आपको विशेष ध्यान होगा। विश्व विजेता बनना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, तो ये विशेष रूप से ध्यान देना। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था, इनकी साम्राज्यवादी नीति थी, यानी अपने ये साम्राज्य को बहुत बढ़ाना चाहता था, यानी पूरे विश्व पर वो कब्जा करना चाहता था। इसी उद्देश्य से ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पहुंचा, यानी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और ये एक भौगोलिक परिस्थिति भी यहाँ थोड़ी कारण बनती है अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण करने का, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो मालवा और एक गुजरात, ठीक है, ये दोनों क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसका भी विशेष ध्यान देना। यानी इन तीनों क्षेत्रों में जो रास्ता जाता है वो मेवाड़ होते हुए जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए मेवाड़ का विशेष महत्व था। और मेवाड़ का जो चित्तौड़ का किला था वो किला भी सामरिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण था। इसी उद्देश्यों को लेकर अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गया? मेवाड़। अपनी विशाल सेना को लेकर मेवाड़ के किले के चारों ओर क्या डाल दिया? घेरा डाल दिया। ये घेरा कितने महीने तक रहा? 8 महीने तक रहा, इसका भी विशेष ध्यान रहना। 8 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के ऊपर घेरा डाले बैठा रहा, परंतु ध्यान दीजिए 8 माह के बाद भी इस किले को, यानी चित्तौड़ के किले को वो भेद नहीं सका। इस कारण इन्होंने अब क्या किया? सल का प्रयोग लिया। सल क्या अपनाया? अब ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के पास संदेश भिजवाया कि हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम मात्र रानी पद्मिनी को देखना चाहते हैं, हम पद्मिनी को देख के वापिस चले जाएंगे, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारी ये मांग मान लीजिए, हम चुपचाप वापिस चले जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के कहे अनुसार रावल रतन सिंह ने भी देखा कि क्या है, दिखा देते हैं और ये वापिस चले जाएगा तो अपना साम्राज्य भी बच जाएगा, यानी कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इसी बहकावे में आकर रावल रतन सिंह ने हामी भर दी, किसकी? पद्मिनी को दिखाने की। अब ध्यान दीजिए, पद्मिनी का महल आपको पता होगा, चित्र भी आपने देखा होगा, जो कि चारों तरफ जल भरा हुआ है और बीच के अंदर ये पद्मिनी का महल है। अब ध्यान दीजिए, पद्मिनी तो मान लो यहां बैठी है, यहां से क्या किया? यहां एक दर्पण लगाया और बाद में एक इधर दर्पण लगाया और इधर क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी को यहां पर खड़ा किया, यानी बाहर खड़ा किया था अलाउद्दीन खिलजी को। ये तो चारों तरफ पानी है और यहां से देखिए अब प्रतिबिंब दिखेगा। पद्मिनी पहले तो इस शीशे में दिखेगी, इसके बाद में इस शीशे में दिखेगी और इनके बाद में ध्यान दीजिए यहां से सीधा ही अलाउद्दीन देख सकता है। ठीक है, तो इस तरह व्यवस्था की थी। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक बार पद्मिनी को देखा तो कहते हैं कि बेहोश होकर गिर भी गया था, क्योंकि कहा जाता है कि पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि गले के अंदर से जब पानी पीती थी तो वो पानी भी जाता हुआ दिखता था। इतना तक कवियों ने बखान किए हैं पद्मिनी के, यानी रूप उनका बहुत ही सौंदर्यपूर्ण था, बहुत ही सुंदर थी, अति सुंदर थी। इस कारण ध्यान दीजिए अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं कि बेहोश होकर गिर पड़ा। इनके बाद तो ये उसने प्रण ले लिया कि अब किसी भी हालात में इस पद्मिनी को तो ले जाना ही है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को कहा कि अब हमने देख ली है, अब आप हमें थोड़ी दूर
छोड़ने के लिए साथ चलिए। हम अब मित्र मित्र हैं, किसी तरह आपके साथ हम दुश्मनी नहीं रखना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अपने यहाँ राजस्थान के लोग थोड़े विश्वासी लोग होते हैं, लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। और अपनी एक परंपरा भी है कि अपन जब घर में कोई मेहमान आता है, उस मेहमान जब ये मेहमान वापस रवाना होता है तो उस मेहमान को थोड़ी दूर छोड़ने के लिए साथ में भी जाते हैं। तो इसी तरह ध्यान दीजिए, रतन सिंह भी महलों से बाहर निकलकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थोड़ी दूरी तक चलने के लिए राजी हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद जैसे ये रावल रतन सिंह महल से बाहर निकला तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो अंगरक्षक थे उस अंगरक्षकों को इशारा दिया कि अब रावल रतन सिंह पकड़ में आ गया है, इसको जल्द पकड़ लीजिए। तो इसी तरह ध्यान दीजिए, ये सल के साथ रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन ने पकड़ के कहां कैद कर दिया, सीधा ही दिल्ली के अंदर कैद कर लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब समझिए इस कहानी को। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को दिल्ली के किले के अंदर जो जेल बनी हुई थी उस जेल के अंदर बंद कर दिया और यहां से पद्मिनी के पास समाचार पहुंचा दिया कि अब आप आओगी या नहीं आओगी ये बता दीजिए, नहीं तो देखिए ये रतन सिंह तो आपके पास आने वाला है नहीं। अब ध्यान दीजिए, रानी पद्मिनी कहते हैं कि रूपमती थी परंतु इनके साथ साथ उनका मेंटल एबिलिटी भी अच्छी थी, यानी होशियार भी थी। ठीक है, तो इसने पद्मिनी ने एक खत लिखा अलाउद्दीन के नाम कि मैं आज जाऊंगी आपके महल के अंदर, आप जो मैं पहले मांग कर रही हूं, मैं भी एक रानी हूं, इसलिए यूं तो चल के आऊंगे नहीं, आप मेरी मांग को मान लीजिए, मैं आ जाऊंगी। तो मांग बताइए, अलाउद्दीन ने कहा। तो इसने क्या मांग रखी, इसने रखी 1600 पालकियों की। कितनी? 1600 पालकियों की पालकियां। ठीक है, 1600 पालकियों की रखी, यानी मैं भी आऊंगी और मेरे साथ और भी सहेलियां आएगी, हम गाजे बाजे के साथ आपके महल में प्रवेश करेंगे, आप 1600 पालकियों की व्यवस्था कर दीजिए, मैं सहर्ष आ जाऊंगी। ठीक है, तब ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने इस 1600 पालकियों की व्यवस्था कर दी और इस पालकियों के अंदर ध्यान दीजिए, प्रत्येक पालकी के अंदर एक योद्धा बैठा दिया था महिला के वेश में, यानी महिला का वेश धारण करके इस पालकियों के अंदर, प्रत्येक पालकी के अंदर एक एक योद्धा बैठ गया। और एक पालकी को ध्यान दीजिए कितने जनों ने कंधा दिया? 6 जनों ने। जैसे ये पालकी ऐसे होती हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ये मान लो रानी बैठती है, तो देखिए 6 जनों ने कंधा दे दिया, यानी 1 2 3, 1 2 3, ये कितने हो गए? 6 लोग, 6 और ये 7। अब देखिए यहां भी रानी नहीं है, यहां कौन है? यहां भी शूरवीर आदमी यानी योद्धा बैठा हुआ है। ठीक है, योद्धा महिला के वेश में बैठा हुआ है और यहां पर नीचे बिस्तरों के क्या रख दिए? अस्त्र शस्त्र भी रख दिए। अब देखिए ये 1600 पालकियां रवाना हुई, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1600 पालकियों के साथ में कितने लोग गए होंगे। तो आप यहां प्रत्येक पालकी के साथ में कितना? 7, तो 1600 गुणा 7 कितने होते हैं? 11,200 ही हो गए शायद। ठीक है, 1600 गुणा 7 कितने हो गए? 11,200। ठीक है, तो 11,200 लोग एक साथ गए, आप अनुमान लगा लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी तो इस पद्मिनी की प्रतीक्षा में बैठा है महल के अंदर। अब ध्यान दीजिए, जब कोई अपने घर में मेहमान आता है उस समय अपन हथियार थोड़ी रखते हैं, उस समय तो हम स्वागत के लिए द्वार पर खड़े रहते हैं। तो इसी तरह ध्यान दीजिए, इसी तरह इस पद्मिनी के स्वागत में ध्यान दीजिए, दिल्ली के किले में सभी द्वारपाल खड़े थे और अलाउद्दीन खिलजी भी सामने महल के ऊपर बैठा हुआ था। देखिए जैसे ही ये 1600 पालकियां इस दिल्ली के महल में घुसी
तो उसी समय किसी व्यक्ति से जो द्वार पर खड़ा था उससे रहा नहीं गया। ये उन्होंने कहा कि कैसी है ये राजकुमारियां, एक को देख लेते हैं। तो जैसे ही कहते हैं कि घूंघट उठाया तो उस घूंघट के अंदर कौन छुपा हुआ था? वीर योद्धा। तो देखिए जैसे ही ये 1600 पालकियां उस महल के अंदर यानी उस किले के अंदर घुसी तो इन योद्धाओं ने ये महिलाओं के वेश क्या कर दिए? फेंक दिए और तलवारें निकाल दी, और जो भी वहां आसपास स्वागत के लिए खड़े थे उनको क्या कर दिया? कत्ल कर दिया और रावल रतन सिंह को जेल से छुड़ा दिया। ठीक है, रावल रतन सिंह को जेल से छुड़ाकर वापस कहां लेके आ गए? मेवाड़। अब ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि रानी पद्मिनी ने इतना बड़ा सल किया है मेरे साथ, अब तो मैं किसी भी हालत में एक को भी नहीं बख्शूंगा। यानी अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही आग बबूला हो गया और आग बबूला होकर ये वापिस बहुत बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आ धमका। देखिए दोस्तों, अब इनको पता भी चल गया, क्यों राघव चेतन ने पूरा उस किले की स्थिति भी बता दी कि कहां से किला थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है, वहां से अंदर प्रवेश किया जा सकता है। तो इस राघव चेतन के वेद के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भेदने की कोशिश की। इसी में ध्यान दीजिए, यहां पर दोबारा भी कहते हैं कि बहुत दिनों तक इस मेवाड़ के यानी चित्तौड़ के किले के चारों तरफ घेरा बनाए रखा और कुछ समय बाद इनकी क्या है? खाद्य सामग्री यानी खाने की सामग्री वो खत्म होने की कंगाल में थी। तब इन्होंने यानी वीर योद्धाओं ने देखा कि अब वैसे ही भूखों मर के मरेंगे, इससे अच्छा है कि लड़के ही मरें। तो सभी वीर योद्धाओं ने क्या किया? केसरिया धारण करके यानी केसरिया वस्त्र पहन के सभी किले से बाहर निकले हथियार लेकर और टूट पड़े दिल्ली की सेना पर यानी अलाउद्दीन की सेना पर, और घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध के अंदर सभी राजपूत सैनिक शहीद हो गए थे यानी काम आ गए थे। और पीछे ध्यान दीजिए, जो मेवाड़ यानी चित्तौड़ के किले के अंदर जो रानियां थी पद्मिनी के साथ बैठी हुई थी, उन सब ने क्या किया? कितनी थी? कहते हैं कि 1600 रानियां उस समय चित्तौड़गढ़ किले के अंदर थी। कितनी थी? 1600। ठीक है, तो 1600 ने क्या कर दिया? जोहर कर दिया। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान देना। 1600 रानियों ने क्या कर दिया? जोहर कर दिया, यानी अपने को अग्नि के हवाले कर दिया। अग्नि के अंदर जल के सभी राख हो गई, भस्म हो गई। जब अलाउद्दीन खिलजी इस सेना का कत्लेआम करके यानी उस समय कहते हैं कि लगभग 30,000 हिंदुओं का कत्ला किया गया था, इसका विशेष ध्यान देना। 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी इस पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश किया तो इनको क्या मिला? राख के अलावा वहां पर कुछ नहीं नजर आ रहा था, यानी धधकते अंगारे ही अंगारे दिख रहे थे, क्योंकि सभी रानियां क्या हैं? जल के भस्म हो गई थी। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार रानी पद्मिनी ने और इनकी जो सहयोगी सहेलियां थी सभी ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर का रूप धारण किया, यानी जौहर किया था। ये विशेष रूप से ध्यान देना, ये मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। मेवाड़ का प्रथम शाखा, मेवाड़ का प्रथम शाखा, इसका विशेष ध्यान देना। मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 में, इसका विशेष ध्यान देना। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, तो आपको बताना है 1303 में। अगर तारीख भी अगर आपको पूछ ले तो 26 अगस्त 1303। क्या बताओगे? 26 अगस्त 1303 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। और चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अपने पुत्र के नाम पर, अपने पुत्र का नाम यानी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। तो इसका भी विशेष ध्यान देना, खिज्र खां।
खिजर खां, ठीक है। खिजर खां के नाम पर इसका नाम है, यानी चित्तौड़गढ़ के किले का नाम क्या रख दिया, खिजराबाद। तो ये भी आप विशेष ध्यान देना, खिजराबाद। ये भी कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि खिजराबाद किस किले का नाम है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। कई बार परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ किले का अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त करके क्या नाम रखा, खिजराबाद, ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान देना, खिजराबाद किसके नाम पर रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर रखा। इसका आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान देना। और जब अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य युद्ध हो रहा था, उस समय रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजा दो थे, एक तो था गोरा और एक था बादल, ये दोनों भी शहीद हुए थे। इसका भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान देना। यानी आप यहां लिख लीजिए, गोरा बादल, ये दो व्यक्ति हैं, ये तो था चाचा और ये था भतीजा, किसका, पद्मिनी का, ठीक है। तो ये भी युद्ध के अंदर शहीद हुए थे, इनका भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि गोरा बादल कौन है, ये है पद्मिनी के चाचा और भतीजा, तो इसका भी विशेष ध्यान देना। तो इस कहानी का जिक्र हमें कहां मिलता है, तो आपको बताना है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत। तो ये भी आप कहीं लिख लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत, ठीक है। तो इस ग्रंथ का नाम विशेष रूप से ध्यान देना। इस ग्रंथ की रचना किसने की, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ की रचना कब की, तो आपको बताना है 1540 में। यानी 1540 के अंदर दिल्ली पर शासन किसका था, तो आपको बताना है शेर शाह सूरी का, ठीक है, शेर शाह सूरी का, ठीक है। तो इस समय यानी ये कितने वर्ष बाद लिखी गई, लगभग 240 वर्ष बाद, लगभग 240 वर्ष बाद। यानी इस पद्मिनी की कथा का उल्लेख हमें कहां मिलता है, तो आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत। यानी ये पद्मावत कब लिखा गया, 1540 में, 1540 में यानी शेर शाह सूरी के काल में, ठीक है। और ये इस घटना के लगभग कितने वर्ष बाद लिखा गया, यानी ये जो जोहर हुआ था, इस जोहर के कितने वर्ष बाद, 240 वर्ष बाद लगभग लिखा गया था। तो यहां पर ये मुख्य रूप से इस पद्मिनी की घटना का हमें जिक्र मिलता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी कहानी की पद्मिनी कौन थी और किस प्रकार रतन सिंह के साथ इनकी मुलाकात हुई और किन प्रकार ये अलाउद्दीन खिलजी भी इनके ऊपर लालायित हुआ और किस प्रकार मेवाड़ के योद्धाओं ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया। और ये भी विशेष ध्यान देना, रतन सिंह और पद्मिनी के मध्य जो विवाह का माध्यम बना वो कौन था, हीरामन तोता। तो इसका भी विशेष ध्यान देना, हीरामन तोता मैंने पहले जिक्र किया था। तो आपको ये रानी पद्मिनी की कहानी आज समझ में पूरी आ गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक कोई नया सदस्य है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन अर्थात घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियो आप समय पर देख सकें। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।